पहली खबर का रुख करते हैं तो समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में शुक्रवार को ही मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी रहा। सूत्रों से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अमर सिंह पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। उधर रामगोपाल यादव आज चुनाव आयोग को विधायकों और एमएलसी के समर्थन का हलफनामा भी सौंप सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने आयोग को खत लिखकर अनुरोध किया है कि साइकिल चुनाव चिन्ह किसी और को ना दिया जाए। समाजवादी परिवार में विवाद निपटाने के लिए हो रही तरह तरह की कवायदों के तहत अब मुलायम आवास पर हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में बेनी प्रसाद, अमर सिंह और कई बड़े नेताओं समेत यादव परिवार के लोग भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद शिवपाल और अमर सिंह निकल गए। सुबह शिवपाल यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने उनके सरकारी आवास गए थे। हालांकि मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं चली। शिवपाल उनसे मिलकर 20 मिनट में ही निकल गए। दूसरी ओर अमर सिंह ने भी मुलायम सिंह से मुलाकात की। खबर है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं दिल्ली में मौजूद रामगोपाल यादव का कहना है कि असली सपा अखिलेश के साथ है, साइकिल हमें ही मिलनी चाहिए। वो चुनाव आयोग जाकर अखिलेश समर्थित विधायकों का एफिडेविट पेश करने वाले थे, लेकिन वो चुनाव आयोग नहीं गए। वैसे अब सपा में इतने अलग अलग सुर हैं कि कहना मुश्किल है कि सुलह हो ही जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, तो सवाल यहाँ नहीं छोड़ने का नहीं है। उनका जो चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है, तो जो राष्ट्रीय अधिवेशन में चीज तय हुई है उसको व्यक्तिगत कोई कैसे छोड़ सकता है। तो ये जो चीजें चल रही हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते, ये तो व्यक्तिगत है, लेकिन उनका चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है। अब जब कोई दूसरी बार जब कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो उसी में तो फैसला हो सकता है। स्पष्ट है, राष्ट्रीय अधिवेशन के फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन ही बदल सकता है। इसलिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन के फैसले हैं वो किसी व्यक्तियों के समूह के निर्णय लेने से ऊपर है। हालांकि अब भी परिवार के भीतर से आने वाले बयानों में एक रूपता नहीं है। मुलायम सिंह यादव के एक और छोटे भाई अभय राम यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने परिवार में मची कलह के लिए रामगोपाल यादव को जिम्मेदार ठहराया। 9 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिए थे उनके एफिडेविट्स, उनमें से एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। घर वालों को तो है ही, और तो कोई हमें पार्टी आर्टी से ज्यादा बात करने की कोई मतलब नहीं, लेकिन जय परेशानी है तो घर में अब भैया भतीजे में लड़ाई हो रही है तो परेशानी तो है ही। गुरुवार को विधायकों से बातचीत में सीएम ने कहा, मैं चाहता था कि मिलकर चुनाव लड़े। हमने कहा था 3 महीने हमें फैसले करने दो, हम चुनाव जिता कर दे देंगे, फिर चाहे सारे पद ले लेना, हम खुद हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और हमारे साथ विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, पार्टी एक तरह से अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खो रही, जिस तरह से कभी समझौता कभी फिर से तकरार, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अपनी खो रही है पार्टी? देखिए तमन्ना, निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर कलह जो है जिस तरीके से उभर के बाहर आ रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जनता के बीच में विश्वसनीयता जो है समाजवादी पार्टी की वो कमजोर होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से सीएम अखिलेश यादव की साफ सुथरी छवि को लेकर के मुलायम सिंह यादव भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ में पार्टी जो है, पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो लोग भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर बात किया जाए बड़े नेताओं की, तो आजम खां भी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। इसके साथ किरण नंदा भी इस बात की वकालत कर रहे हैं, राम गोविंद चौधरी भी इस बात की वकालत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी इसके पहले इस बात की वकालत कर चुके हैं कि अखिलेश यादव के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो विश्वसनीयता पार्टी की कमजोर जरूर हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव का नाम निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से चमक कर उभर के बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव अब एक बार फिर से एक्टिवेट हो गए हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो भी कलह मची हुई है, जो भी उथल पुथल मचा हुआ है, उसको शांत किया जा सके। आप देख सकती हैं कि पूरा का पूरा कुनबा जो है इस वक्त पूरा लखनऊ में मौजूद है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो, अमर सिंह हो, नरेश अग्रवाल हो, इसके अलावा उनके 2 भाई जो हैं अभय राम यादव हो, ये तमाम लोग जो हैं, शिवपाल यादव हो, ये तमाम लोग जो हैं ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की जाएगी कि समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उसको सेफ रखा जाए और समाजवादी पार्टी परिवार जो है वो एक होकर के चुनाव लड़े। दूसरी बात, बातों बातों में मुलायम सिंह यादव ने भी कई बातों को कह दिया है कि
कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे और केंद्रीय राजनीति करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मामला शांत किया जा रहा है, मामला साफ किया जा रहा है, रास्ता बीच का निकाला जा रहा है कि अखिलेश यादव को अब बिना किसी टेंटेटिव के निकाला जाए, बाहर निकाला जाए और शिवपाल यादव केंद्र की राजनीति करें। आने वाले दिनों में यह भी देखने को मिल सकता है और समाजवादी कुनबा फिर से एक बार होकर के, एक साथ होकर के चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर साइकिल चुनाव चिन्ह अगर जब्त होता है तो यह निश्चित तौर पर विश्वसनीयता पे तो सवाल उठेगा ही उठेगा। दूसरी तौर पर जनता को भी यह बताने में समय लगेगा और इतना समय चुनाव आयोग ने इन लोगों को नहीं दिया है कि ये लोग आने वाले दिनों में चुनाव में उतर सकें नए सिंबल के साथ और नई सरकार, नई पार्टी बनाने के साथ सरकार बना सकें। तमन्ना जी विक्रम, रोज नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं सपा की तरफ से, अब क्या कुछ नया हो सकता है, आज क्या कुछ नया हो सकता है और आगे क्या कुछ नया होगा इस तकरार को लेकर? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उससे ये जानकारी मिल रही है तमन्ना कि रामगोपाल यादव जो है वो आज चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग जाने के साथ अपनी बात को रखेंगे वहां पर। हालांकि 9 तारीख तक एक तरीके से रिपोर्ट मांगी गई थी दोनों ही लोगों से, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों लोगों से, लेकिन रामगोपाल यादव दिल्ली में जाएंगे आज और दिल्ली जाने के साथ चुनाव आयोग में जाकर के मुलाकात करेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बातों में निकल रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम लोग, तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अमर सिंह यहां पर मौजूद हो गए हैं तो सुलह का रास्ता नहीं निकल सकता है, नहीं तो सुलह बहुत पहले ही हो जाती। तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है, नरेश अग्रवाल का यह आधिकारिक बयान आया था कि अमर सिंह यहां पर मौजूद है, नहीं तो सुलह का रास्ता, बीच का रास्ता निकाल दिया जाता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन कुछ दिक्कतें जरूर सामने आ रही हैं, चाहे वो मुलायम गुट की तरफ से आए, चाहे वो अखिलेश गुट की तरफ से आए, कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करने को मिल रहा है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अमर सिंह भी अब तंज कसने लगे हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि तमाम जो दागी नेता थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी के भाई जो उस वक्त एफिडेविट पे साइन करने आए हुए थे, सीएम आवास में मौजूद थे, वो अब उनको अच्छे लगे हैं, यानी सीएम अखिलेश यादव को अच्छे लगने लगे हैं, जो कि इस बात पे दावा ठोक रहे थे कि हमारे चुनाव चिन्ह पर कोई भी दागी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। उनको अब सिकबतुल्ला अंसारी अच्छे लगने लगे हैं, उनको मुख्तार के भाई अच्छे लगने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अमर सिंह भी अब तंज कसने लगे हैं। तो ये जो सुलह का रास्ता था, जो बीच की बातचीत के जरिए जो रास्ता निकाला जा रहा था तमन्ना, उसमें अब दिक्कतें फिर शुरू हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लेकिन ये पशोपेश जरूर है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात पे अगर ध्यान दें तो मुलायम सिंह यादव एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़ा कुनबा, राजनीतिक कुनबा वो संचालित करते आए हैं और कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये जरूर होगी कि आने वाले दिनों में जब साइकिल चुनाव चिन्ह यानी चुनाव आयोग की जब 9 तारीख के बाद से जब प्रक्रिया शांत हो जाए और चुनाव आयोग जब इनको क्लीन चिट दे दे तो साइकिल चुनाव चिन्ह जब्त नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा पार्टी, पूरा का पूरा कुनबा जो है वो एक होकर के चुनाव लड़े। ये कोशिश जरूर मुलायम सिंह यादव की होगी। तमन्ना जी विक्रम, और कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव जो है प्रेशर नहीं बना रहे हैं मुलायम सिंह यादव के गुट पर? देखिए, यहाँ प्रेशर की बात ही नहीं है। रामगोपाल यादव जिस तरीके से एफिडेविट अखिलेश यादव के पक्ष में लिया गया था, विधायकों से, एमएलसी से, इन सभी लोगों के जब एफिडेविट लिए गए थे तो उसमें यह कोशिश की गई थी कि अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं मुलायम गुट को यानी मुलायम सिंह यादव को दबाने की कोशिश की जाएगी और उनके मुंह से यह निकलवाया जाएगा कि हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। लेकिन अब यह दबाव की राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यह धड़ा अलग हो गया है, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव, उनके 2 भाई और शिवपाल सिंह यादव जो प्रमुख भूमिका में, प्रबल रूप से उसमें सामने नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसके बाद से कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव अब अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब चुनाव मैदान में जब उतरने की कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि आप गौर करें तो सबसे मजबूत रिलायबल पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है उसने अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा जरूर की है, लेकिन अभी भी टिकट को लेकर के एक तरीके से बवाल अंदर मचा हुआ है कि मुलायम सिंह यादव टिकट देंगे, शिवपाल सिंह यादव टिकट देंगे या अखिलेश यादव की भी राय उस टिकट में जानी जाएगी। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है, उहापोह की स्थिति में है। तो ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये सारी चीजें क्लियर करने की जरूरत होगी समाजवादी पार्टी के भीतर। और जिस तरीके से दबाव की राजनीति, जैसा आप बता रही हैं, दबाव की राजनीति को लेकर के अब रामगोपाल यादव भी बैकफुट पे आ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव भी बैकफुट पे आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी बैकफुट पे आ रहे हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि जनता के बीच में जाके अपने कामों का बखान करें या फिर अपने परिवार के भीतर जो कलह चला है उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जान रही है। और समाजवादी पार्टी की भी कोशिश होगी कि सत्ता पे वो काबिज है और आने वाले दिनों में ये भी कोशिश कर रही है कि अगले 5 साल और भी वो सत्ता पे काबिज रहे। तो ये कोशिश जरूर होगी कि साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो जब्त ना हो और वो पूरा का पूरा कुनबा जो है वो एक होकर चुनाव लड़े। चूंकि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके का संगठन तैयार किया हुआ था, आप अगर उस पर गौर करें
तो उस संगठन में मुस्लिम, यादव, कुर्मी, ये जितने भी छोटे वोटर्स हैं या फिर छोटी जातियां हैं, उन सभी जातियों के आधार को एक तरीके से आंकड़ा बनाते हुए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया हुआ था। और वो संगठन समाजवादी पार्टी के भीतर बेहतर तरीके से काम कर रहा था, वो जन जन तक पहुंच रहा था। लेकिन अखिलेश यादव अभी संगठन से बिल्कुल संगठन के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं। उनको जिस तरीके से संगठन दिया गया उसी संगठन पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा अगर समाजवादी पार्टी से वो अलग होते हैं तो। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं अगर बसपा की बात करें तो 200 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी प्रमुख की लिस्ट में जातिगत हितों का खासा ख्याल रखा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने ताल ठोक दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली बीएसपी एक बार फिर तरोताजा होकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी में बचे सियासी संग्राम और कांग्रेस की कमजोरी के चलते मायावती को यूपी में बीजेपी से असली मुकाबला नजर आता है। बकौल मायावती, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए जनता इस बार बीएसपी को सत्ता सौंपेगी। मायावती ने यूपी के जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखते हुए अपने 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 36 मुस्लिम और 17 एससी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। ये सूची हालांकि पश्चिमी यूपी के 20 जिलों के लिए है, लेकिन इस सूची से जाहिर होता है कि बीएसपी की नजर जातिगत वोटों पर है और उसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी की दूसरी लिस्ट में भी 100 उम्मीदवारों के नाम हैं। मायावती ने 3 जनवरी को कहा था कि विधानसभा की 87 सीटों पर उन्होंने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 97 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। 106 टिकट पिछड़े वर्ग को दिए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 113 सीटों पर बसपा ने सवर्णों को टिकट दिया है। इसमें 66 ब्राह्मण, 36 क्षत्रिय और 11 अन्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएफ। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। विक्रम मिश्रा का हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विक्रम, अगर बात करें बसपा ने जो लिस्ट जारी की है तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला है उसे लगाया गया है और 36 जो हैं उनको मुस्लिम्स को टिकट दी गई है। ऐसे में जो गणित है मायावती का वो यही दिखाता है कि अगर मुस्लिम और दलित इकट्ठा वोट देते हैं तो दूसरी पार्टी को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मायावती ने अपने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल जैसे 2007 में किया था वैसे ही 2017 में करने की कोशिश फिराक में है। कोशिश ये है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जितने भी जातिगत समीकरण हैं उनको साधते हुए टिकट दिया गया। अगर आप गौर करें इस टिकट के आंकड़ों पर तो अगड़ी जातियों के साथ पिछड़ी जातियों को मिला करके इसमें वोट फैक्टर दिए गए हैं। साथ में महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। लेकिन मायावती को उन सीटों पर सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी है जहां पर इनके सिटिंग एमएलए बैठे हुए थे। अगर आप गौर करें तो मलावा, बिल्हौर, तमाम वो इलाके हैं जहां से तमाम प्रत्याशी, तमाम एमएलए जो बहुजन समाज पार्टी के थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी में या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए थे। वहां पर इनको विरोध जरूर देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद लखनऊ की 9 सीटों की अगर बात करें तो लखनऊ की 9 सीटों में से 3 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है, महिलाओं को तरजीह दी गई है और कोशिश भी ये की गई है कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुर्मी, लोध, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको समीकरण को साध करके दिया जाए। दूसरी तरफ मौर्य समाज जो है यानी शाक्य समाज जो है उसके बड़े नेता जो थे स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर इस समीकरण को भी साधते हुए अगर देखा जाए तो रायबरेली वाली सीट जो है या फिर रायबरेली के सिनारियों में जो मौर्य बाहुल्य इलाका है वहां पर मौर्य समाज के तमाम उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का निश्चित तौर पर ख्याल रखा गया है मायावती के जरिए। और जो टिकट बंटवारा हुआ है, टिकट बंटवारे के जरिए ये कोशिश भी की गई है कि ये संदेश दिया जाए कि मायावती अभी तक जिस तरीके से बातें आ रही थी कि वो दलित को सिर्फ सपोर्ट करती हैं या फिर दलितों की मसीहा हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा बहुजन समाज पार्टी का है वो जनता के बीच में जाए और जनता इस चीज को मानने के लिए तैयार रहे कि क्योंकि अगड़ी जातियों के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं या फिर एससी एसटी जो हैं उन सभी को मिला करके मिक्सचर तौर पे एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर टिकट का बंटवारा किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भाईचारा सम्मेलन यहां पर आयोजित कराए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, चाहे वो मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन हो, चाहे वो ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन हो, कायस्थ वैश्य भाईचारा सम्मेलन हो, इन तमाम सम्मेलनों के जरिए भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके काम करना चाहती है। अगर आप एक चीज गौर करें
तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो था वो इस बात के लिए भी 2017 में जरूरी बहुजन समाज पार्टी के लिए इजाद करना हो गया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल वोट फैक्टर जो है वो यादव और मुस्लिम वोट फैक्टर है। और जिस तरीके से अंदर कलह समाजवादी पार्टी के भीतर मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, उससे मुस्लिम जो है वो इस उहापोह में है कि आखिर उनका रहनुमा, उनका वोट बैंक, वो किसको वोट करेंगे, कौन उनका रहनुमा बनेगा। तो बहुजन समाज पार्टी इस पूरे के पूरे मसले को एक तरीके से निगलना चाहती है, अपने पाले में लाना चाहती है और उनके वोट बैंक को अपने पाले में खींचना चाहती है। तो निश्चित तौर पर यह सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इजाद किया गया है और 2017 में बहुजन समाज पार्टी को इस बात की जरूरत भी थी कि सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के जरिए टिकट का बंटवारा किया जाए, सभी जातियों को साधा जाए और आने वाले दिनों में बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जाए। तमन्ना जी। और विक्रम, कहीं ना कहीं जो सपा में कलह है उसके जरिए मायावती यादव और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रही हैं। जी लाजमी है ये, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम और यादव वोट बैंक के जरिए ही समाजवादी पार्टी जो है अब तक सरकार में रही है और यही कोशिश भी रही है कि मुस्लिम्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी से छिटक करके जाते नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत टेंडर के तौर पे उभर के आई हुई है और ये कोशिश भी की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी ये जो पूरा का पूरा मामला समाजवादी पार्टी के भीतर मचा हुआ है, ये जो घमासान मचा हुआ है, इसके जरिए जो तमाम मुसलमान हैं, तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो इस उहापोह में है कि आखिर उनका रहनुमा है कौन समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव, तो इस उहापोह की स्थिति को वो अब अपने पाले में लाना चाहती हैं कि अब बस बहुजन समाज पार्टी ही एक आखिरी विकल्प है, एक ऐसा विकल्प है जो कि कम्युनल नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। और ये कोशिश की जा रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जो समाजवादी पार्टी के जो एक तरीके से कहा जाए कि जो दलित मुस्लिम है या फिर दलित लोग हैं और कुछ यादव वर्ग के लोग जो हैं, जो कि तमाम जो ग्रामीण अंचलों में जो यादव हैं वो लोग जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में आए और उनके वोट बैंक, उनके मजबूत वोट बैंक बने, जिससे कि तकरीबन 27% का जो आंकड़ा है बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक का, उसको फुलफिल किया जा सके और आने वाले दिनों में मिशन 2017 में जो सत्ता का संघर्ष है उसके शीर्ष पर अपना झंडा गाड़ा जा सके। ये कोशिश बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती की लगातार जारी है। तमन्ना। चलिए विक्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला एक बार फिर से इम्प्लीमेंट किया गया है और 36 मुस्लिम को वोट दिए गए हैं और इसके अलावा ब्राह्मणों को भी अच्छे खासे जो माफ कीजिएगा 36 सीटें दी गई हैं मुस्लिम्स को। तो एक तरह से मुस्लिम और दलित ये वोट बैंक साधने की कोशिश मायावती कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपराधियों पर लगाम लगाने के अलग अलग जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सघन तलाशी अभियान के दौरान अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीएसपी प्रत्याशी के पोस्टर लगी गाड़ी से 2 लाइसेंसी राइफल्स बरामद किए गए, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जब्त हथियार थाने में या फिर असलहे के दुकान में जमा हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो सीधा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने बसपा प्रत्याशी की गाड़ी से लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करा लिया गया और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए भी बरामद किए गए, जिसके बाबत आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों के पास से लाइसेंसी असलहे बरामद हुए, जिसको थाने पर जमा करा लिया गया और 144 के उल्लंघन में 188 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर में चुनाव के मद्देनजर जेल में अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डीएम और एसपी ने पूरे लाव लश्कर के साथ जेल में छापा मारा और जेल के सभी बैरकों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जेल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन कैदियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी करीब 1 घंटे तक चली। डीएम बिजनौर जगत राज त्रिपाठी का कहना है कि चुनाव आयोग के आदेश पर जिला जेल के आकस्मिक छापा मारा गया और छापेमारी का उद्देश्य जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना है। इस दौरान जिले के सभी एसडीएम और सीओ मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि जेलों का जो है आकस्मिक निरीक्षण किया जाए और उसमें जो भी अगर कोई आपत्तिजनक चीज पाई जाती है उसकी बरामदगी की जाए। अगर कोई अवांछित गतिविधियां पाई जाती हैं तो उसमें कार्रवाई किया जाए। उसी क्रम में हमने आज अकस्मात निरीक्षण किया है, हम हैं और कप्तान साहब हैं। तो आज हमने करीब 11 या 12 बैरक का निरीक्षण किया है और विधिवत उसमें चेकिंग की गई है और कहीं कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है।
और निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश है कि कोई भी शख्स 50,000 के ऊपर की रकम लेकर नहीं चल सकता। अगर किसी के पास 50,000 के ऊपर की रकम बरामद होगी तो वो अपराध माना जाएगा। इसी के मद्देनजर रायबरेली जिले में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान रायबरेली शहर के त्रिपुला चौराहे पर टवेरा गाड़ी को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। जब उस गाड़ी को रुकवाकर चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर रखे बैग में पुलिस को भारी रकम बरामद हुई। पुलिस ने गाड़ी सवार 2 युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई और बैग में रखे रुपयों की गिनती की तो पुलिस 10, 20, 50, 100, 500 समेत 2,000 के नोट मिले और गिनती करने पर पूरी रकम 13 लाख निकली। पकड़े गए आरोपी ये रुपए कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे, इसको लेकर पुलिस के साथ साथ इनकम टैक्स के कर्मचारी जांच में जुट गए हैं। नानपारा हमारा टोल टैक्स है, अभी 28 तारीख को खुला हुआ है। बस वही इन्हें एक्चुअली स्टेट बैंक में वहाँ से हमने अप्रूवल दिया है तो वो लोग 5-6 दिन का टाइम लग रहा है। कल हमारा आरटीजीएस है, डेट्स वही अमाउंट लेकर मैं नूरुद्दीनपुर स्टेट बैंक जा रहा हूँ। कितना रुपया है? ये 13 लाख रुपये। तो कैसे पकड़ लिया गया? सर एक्चुअली चेकिंग चालू थी, पकड़ लिया गया। ड्राइवर जो सूरज भान पकड़ा गया है वो और इनके साथ जो थे उन्होंने बताया कि 13 लाख रुपए इसमें है। तो अभी पैसा हम लोगों ने इनका बैंक्स खुलवाया है। जैसा जिस प्रकार ये बता रहे 13,30,000 में 80,000 रुपए कहीं पे इन्होंने दिया है रास्ते में और कुल 12.5 लाख इनके कथनानुसार है। अब काउंटिंग के बाद पता चलेगा। आयकर की टीम, हमारे आयकर अधिकारी आ गए हैं और इसको सीजर करने हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई साथ इनके पास नहीं। स्वागत है। बीजेपी कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज सबसे अहम पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा जो पीएम करीब 5 बजे बीजेपी के आला नेताओं के सामने देंगे। पीएम के भाषण में नोटबंदी के असर के साथ साथ आगामी 5 राज्यों के चुनाव का मुद्दा उठने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस मौके पर पीएम सरकार के कामकाज और उपलब्धियों भी सामने रखेंगे। इस मौके पर पीएम बीजेपी नेताओं को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर गुरु मंत्र भी देंगे और बताएंगे कि जीत के लिए बीजेपी नेताओं को जनता के बीच किस रणनीति के तहत काम करना होगा। और नई दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन नोटबंदी का मामला छाया रहा। बैठक में संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बैठक में नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के फैसलों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की पीठ थपथपाई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नोटबंदी को लेकर चर्चा हुई। पार्टी नोटबंदी को अहम चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी नोटबंदी के कदम को कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध के तौर पर लोगों के बीच पेश करने की तैयारी में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए जाने वाले पार्टी के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। बीजेपी गरीब समर्थक योजनाओं को भुनाना चाहती है और इस दिशा में वो नोटबंदी को बड़ा कदम मानती है। गरीब को न्याय देने के लिए हमें ये जनादेश मिला है और इसलिए ये विमुद्रीकरण का जो फैसला था बहुत लोगों ने सराहा। गरीब इसके पक्ष में खड़ा रहा। जितना भी पैसा बैंक में आया वो सारा पैसा अब किसने दिया, कैसे दिया, कहां से आया, ये सब उसकी जानकारी अब है। तो काले धन पर प्रहार हुआ है, जाली नोट खत्म हुए हैं। नोटबंदी को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी की कोशिश विपक्ष को कालाधन और भ्रष्टाचार का समर्थक साबित करने की है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के बयानों में भी इसकी झलक दिखी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर विपक्ष देश के सामने बेनकाब हो गया है। मोदी सरकार को पूछते थे कि आप काले धन के खिलाफ वादा करके आए हो, काले धन के खिलाफ आपने क्या किया? और जब ये काम किया तो उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि आपने क्यों किया। तो क्या किया से क्यों किया तक ये जो विपक्षी दलों का कुतर्क था, इससे वो देश के सामने बेनकाब हो गए। नोटबंदी के दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की भीड़ पर भी बीजेपी ने जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि ये लाइन देश में लगने वाली लाइन को खत्म करने की दिशा में एक कोशिश है। लोगों को कतार में लगना पड़ा, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले तो, अब ये मैं कह रहा हूं कि पहले तो 50 साल कांग्रेस ने दूध के लिए भी कतार में खड़ा किया, राखेल के लिए भी खड़ा किया, राशन के लिए भी खड़ा किया और उसके बाद हर चीज के लिए लाइन लगती थी।
अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी नोटबंदी का इस्तेमाल गरीब समर्थक के तौर पर अपनी छवि निखारने में करेगी। पार्टी से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मोदी सरकार के गरीब समर्थक एजेंडा को पटरी से उतारे जाने के प्रयास के तौर पर भी पेश करने की कोशिश करेगी। अंबुज पांडे, APN, दिल्ली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत दर्ज करेगी। 5 चुनाव अभी आ रहे, उसके बारे में उन्होंने अहम घोषणा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 5 चुनाव हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जमीन का कब्जा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ जनता बहुत त्रस्त है इससे, और इसलिए इसके खिलाफ और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजय मिलेगा और हम निश्चित जीतेंगे, ये विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अंबुज पांडे। अंबुज, आज क्या कुछ हो सकता है और प्रधानमंत्री कौन सा गुरु मंत्र आज दे सकते हैं? अंबुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो हमारी आवाज शायद हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज जो अंतिम दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का, उसका अंतिम दिन है और ये जो आज बैठक होगी, आज का जो आखिरी दिन है, वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ इसे समाप्त किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में नोटबंदी का मामला भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अपनी पीठ थपथपाते नजर आ सकते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अंबुज पांडे का, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे आज कौन सा गुरु मंत्र जो है वो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं? अंबुज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी अंबुज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी अंबुज, आज कौन सा गुरु मंत्र जो है पीएम मोदी दे सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन? देखिए, कल ही स्पष्ट कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष को करारा जवाब देना है हर क्षेत्र में। जिस तरीके से नोटबंदी हो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, विपक्ष का जो रुख रहा है, साफ तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा कि इसका व्यापक रूप से प्रचार करना है कि विपक्ष की जो भी इस पर रुक रहा है उसके विरोध में उन्हीं की भाषा में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के अपने जो व्यापक रूप से अपने पॉजिटिव हैं उनको रखना है। तो आज भी ये हो सकता है, आज राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी आना है, 5 राज्यों के चुनाव की बात भी की जाएगी, निश्चित तौर पर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, 5 राज्यों के चुनाव के बारे में बात होगी। नोटबंदी एक अहम मसला रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो इस पर पहले बोल चुके हैं, तो इस पर निश्चित तौर पर अंदर बात होगी और इसके पॉलिटिक्स को लेकर के अंदर जाने की बात होगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में विपक्षी दल नोटबंदी को और काले धन को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको सकारात्मक कदम बताते हुए और जनता के लिए और गरीबों के बीच में कदम को बताते हुए जनता के बीच में जाने की कोशिश करेगी। तो आज एक अहम दिन है, प्रधानमंत्री आज आखिरी में संबोधित करेंगे कार्यकारिणी को और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इसमें अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से ये आग्रह कर सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे मामलों को, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, काले धन का मामला रहा हो, उसको विपक्ष ने उठाया है, उनकी ही भाषा में जवाब देना है, जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है। तो निश्चित तौर पर ये आज का आखिरी दिन पूरी तौर। चलिए अंबुज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक का अंतिम दिन और आज ये जो कार्यकारिणी की बैठक है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ ही समाप्त होगी। और उड़ीसा में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उड़ीसा के अंगुल जिले में
गति ढीबर नाम एक शख्स इस उम्मीद से शहर आया था कि बच्ची को बेहतर इलाज मिल जाएगा, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। खबरों के मुताबिक इलाज में सारी जमा पूंजी गंवाने के बाद पैसे नहीं होने के कारण ढीबर अपनी पत्नी और दूसरे बच्चों के साथ पैदल ही बेटी का शव उठाकर गांव के लिए पैदल 15 किलोमीटर चला। बताया जा रहा है कि इस शख्स को उस सरकारी अस्पताल में भी मदद नहीं दी गई जहां उसकी बेटी ने दम तोड़ा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने भी आंखें मूंद ली, जो महाप्रयाण नाम की उस योजना की पीठ थपथपाती है, जिसके तहत गरीबों को शव ले जाने और लाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस दी जाती है। इस तरह की घटना साबित करती है कि आज भी गरीब होना हमारे देश के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है। जब टीबर अपने बच्ची के शव को लेकर जा रहा था तो बीच शहर से गुजरते वक्त लोग आते जाते रहे, गाड़ियां गुजरती रही और हर एक उसे अनदेखा कर दिया। आपको बता दें कि ये घटना याद दिलाती है दाना मांझी नाम के शख्स की, जिसने पैसों की कमी की वजह से अपनी पत्नी का शव कंधे पर रखकर 10 किलोमीटर पैदल चल पड़ा था। यह घटना भी ओडिशा की थी। और जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क अल-बद्र के एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन में से ये आतंकवादी राज्य में युवाओं की भर्ती और घाटी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। बडगाम जिले में सेना और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी का संबंध आतंकी संगठन अल बद्र से है। मारे गए आतंकी का नाम मुजफ्फर अहमद बताया गया है। मुठभेड़ बडगाम जिले के माचू इलाके में हुई। इसकी स्पेसिफिक इनपुट मिली थी हमको कि ये एक घर में इन मूछुआ, जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ छतरगांव है, वहां की स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि इस घर में वो छुपा हुआ है। तो इमीडिएटली SOG बडगाम प्लस आर्मी के फोर्सेस वी इमीडिएटली गॉट लॉन्च और वहां पहुंच के उस टारगेट हाउस को आइडेंटिफाई करके हमने उसको कॉर्डन लगा दिया। आतंकी मुजफ्फर अहमद अल बद्र में शामिल होने से पहले लश्कर तैयबा का सदस्य था। मिली जानकारी के मुताबिक सेना को बडगाम में इस आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान आतंकी अहमद मारा गया और जैसे ही उसको टाइट कर लिया और ही ट्राई टू एस्केप करके वो दीवार फांद के दूसरे घर की तरफ जा रहा था, तो वहीं उसी घर में इसको कॉर्नर करके वहां पे फिर फोर्सेस एलिमिनेटेड दिस टेररिस्ट देयर इटसेल्फ एंड उसके बाद ही वाज एलिमिनेटेड एंड किल। सुरक्षा बलों के मुताबिक उनके लिए ये बड़ी कामयाबी है। इस आतंकी की मौत से घाटी में अल बद्र का अपना नेटवर्क फैलाने का मंसूबा खाक हो गया है। इससे पहले सेना ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में लश्कर के एरिया कमांडर अबू उमर खतीब को मुठभेड़ में मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और आधार कार्ड के लिए निजी एजेंसियों के आंकड़े इकट्ठा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है कि आधार कार्ड से जुड़े डेटा की प्राइवेसी की सुरक्षा पर पहले भी सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी एजेंसियों से यह काम कराया जाना सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों में सुनवाई तेज करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने निजी कारणों का हवाला देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश JS खेयर की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की। बेंच में न्यायमूर्ति NV रमन और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बेंच ने कहा कि हम तत्काल सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि संसाधन सीमित है, लेकिन निजी एजेंसियों के जरिए बायोमेट्रिक डेटा जमा करना अच्छा विचार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2015 को अपनी पिछली पाबंदियों को हटा दिया था और कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इन योजनाओं में मनरेगा, सभी पेंशन योजनाएं और फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उज्ज्वला जैसी योजनाएं भी हैं जो PDS योजनाओं के इतर हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अमेरिका के फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। इस हमले में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। हमले में 8 अन्य घायल भी हुए हैं। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। हमले की वजह नहीं पता चल पाई है। आरोपी की उम्र लगभग 20 साल है। लोकल मीडिया ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि युवक ने स्टार वॉर्स के प्रिंट वाली टी-शर्ट पहन रखी थी और जब गन रिलोड कर रहा था तो पुलिस ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया और हिरासत में ले लिया। घटना टर्मिनल 2 के बैगेज क्लेम एरिया में हुई है।
और एक नजर डालते हैं झारखंड की अहम खबरों पर और बात करते हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन से। ज्ञान रंजन, क्या है आज रांची की तमाम बड़ी खबरें? झारखंड की खबरों की बात करें तो झारखंड के छात्र छात्राओं को नई नियुक्तियों में स्थानीयता को परिभाषित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें छात्रों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अपने स्थानीयता प्रमाण पत्र को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बीच जो जानकारी मिल रही है, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 50,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसके लिए ये आवश्यक है कि छात्र छात्राओं के पास स्थानीयता प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार ने पिछले दिनों स्थानीय नीति भी घोषित कर दी और इसके तहत जो 15 वर्ष पहले से झारखंड में रह रहे, झारखंड गठन के 15 वर्ष पहले से झारखंड में रह रहे हैं, उन्हें यहाँ का स्थानीय माना जाएगा। बावजूद इसके लाख प्रमाण पत्र देने के बाद भी छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि लोग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, छात्र छात्राएं दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जबकि राज्य सरकार ने स्थानीय नीति घोषित कर दी और सख्त निर्देश भी जारी किया है कि जो 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, वो स्थानीय के दायरे में आएंगे। और इस बीच छात्रों की परेशानी को देखते हुए कार्मिक सचिव निधि खरे ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किया है कि 30 दिनों के भीतर स्थानीयता का जो प्रमाण पत्र है वो चाहे जहां जिस किसी भी क्षेत्र के छात्र छात्राएं हों उन्हें उपलब्ध कराया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या इसके बाद भी जो जिला स्तर पर कार्य होते हैं स्थानीयता प्रमाणित करने को, स्थानीय नीति को प्रमाणित करने को, उस पर कार्य हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो लगातार CNT SPT एक्ट में जिस तरह से संशोधन को लेकर झारखंड में बवेला मचा हुआ है वो किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए जगह जगह पर जनसभाएं कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना दौरे पर है और वो लगातार वहां पर जो CNT SPT एक्ट में संशोधन का मामला है उसको लेकर जनता से मुखातिब हो रहे हैं, जनता को गोलबंद कर रहे हैं। और विपक्ष के इस कृत्य को देखते हुए सत्ता पक्ष के लोग भी उसके काट की फिराक में लगे हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता जो है JB तुबी, जिन्होंने कि CNT SPT एक्ट में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया था, वो उसके विपक्ष के काट को जनता के बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी ये जो स्थिति बन रही है उसे देखकर यही लगता है कि ये मामला अब फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 8 जनवरी को झारखंड दौरा है। वो 3.5 घंटे तक रांची में रहेंगे और रांची में वो नक्सलवाद की समस्या पर एक अहम बैठक करेंगे और ये बैठक आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान रंजन, तमाम अहम खबरें हमारे साथ बांटने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, खबर लेते हैं मुंबई की, जहां पर बांद्रा इलाके में आज मुंबई कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ एक विशाल मोर्चा घोषित किया है। कांग्रेस ने एक विशेष नंबर दिया है जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग अपना समर्थन दिखा सकते हैं और इस नोटबंदी के फैसले के खिलाफ अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। एक मिस्ड कॉल की गिनती 1 मत नोटबंदी के खिलाफ मानी जाएगी। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम इस मोर्चे में हिस्सा लेंगे और अपने साथ अन्य लोगों को अपना सहभागी बनाएंगे। नोटबंदी के खिलाफ ये मिस्ड कॉल की रैली पहली नहीं है। मुंबई कांग्रेस पहले भी नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है। और बात करते हैं मुंबई में मौजूद संवाददाता कुशल पाठक से। कुशल, आपसे जानना चाहेंगे, इस खबर के ऊपर पूरी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। मुंबई कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ एक विशाल मोर्चा ऑर्गेनाइज किया है मुंबई के बांद्रा के इलाके में और यह मोर्चा नोटबंदी के विरोध में है। पहले भी मुंबई कांग्रेस ने ऐसे मोर्चे किए हैं नोटबंदी के विरोध में और ये कई बार एक हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। ये एक मिस्ड कॉल द्वारा एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है जहां पे लोग एक नंबर दिया गया है उस पर मिस्ड कॉल देंगे और अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। इसके पहले भी संजय निरुपम जो मुंबई अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन रखा था नोटबंदी के खिलाफ जहां पे हर स्टेशन पर उन्होंने एक सिग्नेचर के लिए एक रजिस्टर रखा था जहां पे लोग अपनी साइन देकर इस नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और ऐसे प्रदर्शन कई तरह से एक सक्सेसफुल भी रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा बांद्रा इलाके में और कई लोग इसमें शामिल होंगे।
कांग्रेस के कई नेताओं की इसमें आने की संभावना है और कहा जा रहा है कि यह मोर्चा पहले से आयोजित किया गया था और इसकी परवानगी वगैरह सब ली गई थी। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इस मोर्चे में संजय निरुपम के साथ कांग्रेस के मुंबई के जो अध्यक्ष है संजय निरुपम, इनके साथ कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी आएंगे। कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण भी इसमें रहेंगे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। और इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य इंटरव्यूज में कहा था कि वो नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन नोटबंदी का जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है और जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके खिलाफ है। तो कहा जा रहा है कि अब ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा और ये कहा जा रहा है कि बांद्रा के जो कार्यालय है इसमें आयोजित किया गया, तो लोगों के आने की संभावना है। धन्यवाद कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हमें देने के लिए। तो चुनाव के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उनके आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्हें कहा है कि ये लोग सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। बता दें कि सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाए थे कि विदेशी कंपनी में पैसा कहां से लगाया। चुनाव के मौके पर सूबे में आरोप प्रत्यारोप की सियासत में तलखी बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार की ओर से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो या उनका परिवार किसी भी विदेशी या स्वदेशी कंपनी के प्रमोटर नहीं है। कथित विदेशी कंपनी या उनकी सहयोगी कंपनी ने मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कोई भी पूंजी निवेश, ठेका या व्यापार उत्तराखंड में नहीं किया। और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। विजय बहुगुणा की ये मुलाकात उत्तराखंड में 15 फरवरी को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर की। बिना नाम लिए हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी सत्ता में होने का फायदा ना उठाए। देखो, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और हम लोग की कुछ जो आकांक्षाएं, जो फेयर है हम लोग का, उसके बारे में चर्चा करिए। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, लोग निर्भीक होकर के लोग वोट दें, मुख्यमंत्री सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाए। और देश के 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बज गया है। उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होने हैं। नेता वादों का पिटारा लिए जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पार्टियां अपना अपना दावा जनता को सामने रख रही हैं। एक बार फिर से जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना कीमती वोट देती है, किसे वोट की चोट देकर सिरमौर बनाती है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं और अब गेंद आम जनता के पाले में चली गई है। 403 सीटों के लिए कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मोहन नगर में, जहां पर महिलाएं मेरे साथ बैठी हैं। महिलाओं की इस सभा में हम जानना चाहेंगे कि कौन हो उनका अगला मुख्यमंत्री और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो चुनेंगी अपना अगला नेता। आप बताइए, क्या हैं आपके मुद्दे जिनके बिना पर आप अपना अगला नेता चुनेंगी? हमारा नेता जो है अखिलेश ने साइकिल बांटी है, अपने अपनों को दिया, किसी और को तो नहीं दी। सुनो, उस चीज को तो चुनेंगे हम जो हमें फायदा करेगा। सबके लिए सब चीज एक हित में होनी चाहिए ना। जातिगत राजनीति से आम आदमी त्रस्त हो गया और वो चाहता है कि विकास का मुद्दा हो जिस पर वो अपनी सरकार चुने। आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बीजेपी को ही जिताना चाहेंगे। अच्छा, अखिलेश ने कुछ नहीं करा हिंदुओं के लिए। मार दंगा और हुई है बड़ौत में। कितने भाई हैं हमारे जो पूरे गाड़ी उड़ा दी, पता भी नहीं हुआ कि पूरे घर बर्बाद हुए हैं। मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हैं? जैसे वो हम लोग सहायता करते हैं, हम लोग की तरफ से बोलते हैं, हम लोग की तरफ से बोलते हैं, हम सहायता भी करते हैं। गरीब लोग को फायदा हुआ है इस मोदी से, बढ़िया हुआ है। हम उन्हीं को चाहती हूँ। मोदी जी को सबका ध्यान रखना चाहिए। सबको ध्यान रखना चाहिए भाई, ये नहीं कि बड़े बड़े राजनेता पर ही ध्यान दे, जो गरीब लोग हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। हर तरह से मतलब सबका ही भला होना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि काले धन को रोक के गरीबों की सहायता कर रहे हैं हर चीज के लिए, उसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी। कोई भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के सिवा और कोई भी नहीं है।
अखिलेश ने गुंडागर्दी के राज में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है, यादववाद बहुत ज्यादा हो गया है। आम जनता है जो वो नहीं चाहती कि गुंडागर्दी हो, सरकार ऐसी लाए जिसका प्रशासन सही हो, लॉ एंड ऑर्डर सही बैठे और उस तरह की मापदंड पे वो सरकार खरी उतरे जिसे जनता चाहती है। अंजू निर्वाण, APM। तो चलिए वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।